गांव के एक छोटे से मकान में रामलाल और सीता देवी अपने दो बेटों राजेश और सुरेश के साथ रहते थे। जीवन बहुत साधारण था, पर दिलों में प्यार भरा हुआ था। रामलाल खेती से जो कुछ भी कमाता उसी से घर चलता। कभी कभी फसल खराब हो जाती तो सीता देवी दूसरों के घर में बर्तन साफ किया करती ताकि बच्चों की पढ़ाई रुक ना जाए। राजेश बेटा, आज तेरे जूते फट गए हैं ना? कल बाजार से नए लाकर दूंगी। पर माँ, पैसे तो नहीं है ना? तू बस पढ़ाई कर, पैसे की चिंता मुझे करने दे। सीता और रामलाल बस बच्चों को कामयाब देखना चाहते थे, चाहे उन्हें खुद कितनी भी तकलीफें झेलनी पड़े। अच्छा माँ, अब हम जा रहे हैं। बच्चों, आराम से जाना। हे भगवान, आप बस मेरे दोनों बेटों को कामयाब कर देना। एक दिन रामलाल खेत में काम कर रहा था, तभी वहां गांव का मुखिया आ पहुंचता है। अरे ओ रामलाल, थोड़ा आराम ही कर लो, कब से काम में लगे पड़े हो। अरे मुखिया जी, अपने काम में कैसा आराम? आप बताइए, आज कहा कि सैर करके आए हो? मैं तो पड़ोस के गांव में गया था। मुखिया के बेटे ने शहर से पढ़ाई की और अब उसकी नौकरी लग गई। आज वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा है, इसलिए मुखिया ने दावत पे बुला रखा था। बस वहीं से आ रहा हूं। एक बात बोलूं रामलाल, मेरे तो बेटों की अब उम्र हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे पास मौका है। तुम भी अपने बच्चों को शहर के अच्छे से स्कूल में एडमिशन दिला दो। ये गांव के स्कूलों में इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं होती। पर मुखिया जी, आपको तो पता ही है, मुझ गरीब के पास इतने पैसे कहाँ कि मैं बच्चों को शहर भेज सकूं। हमारी तो रोजी रोटी भी सिर्फ इस जमीन से चलती है। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम अपनी जमीन कुछ सालों के लिए किसी के पास गिरवी रख दो और जब बेटे कामयाब हो जाएंगे जमीन को वापस छुड़ा लेना। पर अगर मैं ऐसा करता हूं तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? देखो रामलाल, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और सोचो इसमें तो तुम्हारे बेटों का भविष्य छिपा है। इतना कहकर मुखिया वहां से चला जाता है। क्या हुआ जी? आप किस सोच में डूबे हुए हो? सीता, मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना हम अपने दोनों बेटों को पढ़ने के लिए शहर भेज दें। इससे उनका भविष्य भी निखर जाएगा। हम उन्हें सारी उम्र मेरी तरह खेत में मजदूरी करने तो नहीं दे सकते ना। पर हम इतने पैसे लाएंगे कहाँ से? आपको तो पता ही है कि हमारी जीविका का एकमात्र साधन हमारे खेत है, और इससे इतनी कमाई नहीं होती कि हम इन्हें शहर पढ़ाई के लिए भेज सकें। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ सालों के लिए अपने खेतों को सेठ के यहाँ गिरवी रख दूं। जब बच्चे कामयाब हो जाएंगे, सेठ को पैसे देकर उससे अपने खेत छुड़वा लेंगे। पर अगर खेत ही नहीं होंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? ये सब बाद में देख लेंगे। अगले दिन रामलाल सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मुझे 15 सालों के लिए अपनी जमीन पर कुछ पैसे उधार चाहिए। 15 साल बाद में आपको आपके पैसे लौटाकर अपनी जमीन वापस छुड़ा लूंगा। सेठ के मन में लालच आ जाता है। वो रामलाल की जमीन हड़पना चाहता था। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा रामलाल, पर मेरी एक शर्त है। अगर तुमने मुझे मेरे पैसे टाइम पर नहीं लौटाए तो तुम्हारी जमीन मेरे नाम हो जाएगी। मुझे शर्त मंजूर है। सेठ रामलाल को पैसे दे देता है। दोनों बेटों को शहर भेजा गया ताकि वे कुछ बड़ा बन सकें। रामलाल हर महीने अपनी जरूरतें काटकर उनके खर्चे भेजता। वो अक्सर कहता, बच्चे ही तो बुढ़ापे की लाठी होते हैं सीता, बस ये दोनों कुछ बन जाएं, फिर हम चैन से जी लेंगे।
साल गुजरते गए। राजेश इंजीनियर बन गया और शहर में नौकरी करने लगा। सुरेश ने MBA किया और एक बड़ी कंपनी में लग गया। माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सुनिए जी, कल शहर से दीपक आया है। वो बता रहा था कि हमारे दोनों बेटों की नौकरी लग गई है। भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ सीता, बस अब भगवान की दुआ से हमारा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे दोनों बेटों की दुनिया बदल गई। राजेश ने शहर की एक अमीर लड़की नीरा से शादी कर ली। सुरेश ने भी कुछ ही महीनों में अपनी ऑफिस की सहकर्मी कविता से शादी कर ली। अब दोनों की जिंदगी मोबाइल, गाड़ियां और शॉपिंग मॉल में सिमट गई। गांव की मिट्टी की खुशबू अब उन्हें गंदगी लगने लगी। सुनिए जी, बच्चों से मिले काफी दिन हो गए हैं। उन्हें देखने का बहुत मन कर रहा है। हाँ सीता, सच में बच्चों को देखने के लिए आंखें तरस गई हैं। तो क्या कल हम बच्चों से मिलने शहर जा सकते हैं? हाँ सीता। सीता बहुत खुश थी क्योंकि कल वो अपने बच्चों से मिलने वाली थी। अगले दिन सीता ने बच्चों के लिए घर बनाया हुए आचार की बरनी और बच्चों के लिए स्वेटर जो उसने खुद अपने हाथ से सिले थे बैग में रख लिया और अपने साथ लेकर शहर पहुंच जाती है। राजेश बेटा, देख तो कौन आया है। अरे, आप लोग बिना बताए कैसे आ गए? तभी पीछे से नीरा राजेश को आवाज लगाती हुई बोली, राजेश, अब ये लोग कितने दिन रुकेंगे? सीता देवी के चेहरे की मुस्कान वहीं जम गई। बेटे ने जैसे कोई अजनबी सा व्यवहार किया। भोजन की थाली अलग, कमरे में जगह कम, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुरेश के घर गए। वहां भी वही हाल। कविता ने साफ कह दिया, माँ जी, पापा जी, हमारे ऑफिस के काम बहुत हैं। यहाँ गांव के लोगों के लिए रहने की जगह नहीं है। रामलाल ने बस इतना कहा। ठीक है बेटी, तुम लोग खुश रहो, हम तो बस तुम्हारा चेहरा देखने आए थे। इतना कहकर रामलाल और सीता दुखी मन से घर की ओर लौटने लगे, लेकिन बेशरम बेटे ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। दोनों फिर गांव लौट आए। मकान पहले से ज्यादा खाली लगने लगा। दीवारें जैसे उनके आंसू सोखने लगीं। सालों बीत गए। सीता देवी बीमार पड़ गईं। गांव का छोटा डॉक्टर बोला, उन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले जाइए, वरना देर हो जाएगी। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। बेचारी सीता को गहरा सदमा लगा था। वो आस में थी कि उनके दोनों बेटे जरूर वापस आएंगे। रामलाल ने दोनों बेटों को फोन किया। हेलो। हाँ पापा जी। राजेश बेटा, तुम्हारी माँ बीमार है। डॉक्टर ने उन्हें शहर अस्पताल में दिखाने को बोला है। बेटा, तुम जल्दी से घर आ जाओ। पापा, इस महीने बहुत मीटिंग्स हैं, अगले महीने पक्का आ जाऊंगा। फिर रामलाल ने अपने दूसरे बेटे सुरेश को फोन लगाया। पिताजी, अभी कविता का प्रमोशन इंटरव्यू है, थोड़ा रुक जाइए। पर वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। सीता देवी ने आखिरी सांस ली और रामलाल की बाहों में उसकी सांसें ठंडी हो गईं। आखिर रामलाल और सीता को किस चीज के लिए इतने दुख झेलने को मिले? उन्होंने तो अपने बच्चों को कामयाब देखने के लिए अपने सारे शौक और जरूरतों को मार डाला था। वो रोज आंगन में बैठकर उनकी तस्वीर से बातें करने लगा। सीता, तेरे बिना घर सूना हो गया है। बच्चे तो अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि अब हमें याद भी नहीं करते। कुछ दिनों बाद दुष्ट सेठ रामलाल के घर आता है। उसने रामलाल को आवाज लगाई। लाल, तुम्हें तो याद ही होगा, आज से 15 साल पहले तुमने मेरे पास अपनी जमीन गिरवी रखी थी और आज पूरे 15 साल हो गए हैं।
अब या तो तुम मुझे सूद समेत मेरे पैसे लौटा दो, नहीं तो शर्त के अनुसार तुम्हारी जमीन पर अब सिर्फ मेरा अधिकार होगा। सेठ जी, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं कि मैं आपसे अपनी जमीन छुड़वा सकूं। बस आप मेरी जमीन ही ले लीजिए। वैसे भी अब मैं जमीन का क्या करूंगा? मेरा तो अपना कोई भी नहीं है। एक दिन उनका पड़ोसी दीपक किसी काम से शहर गया। उसे रास्ते में राजेश और सुरेश मिले। राजेश, सुरेश, क्या हाल है भाई? बस सब बढ़िया है दीपक भाई, जिंदगी आराम से कट रही है। तुम बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? और माँ और बापूजी कैसे हैं? अब क्या बताऊं राजेश, तुम्हारे पापा बहुत अकेले हैं। अब तो चलते फिरते भी नहीं। दीपक राजेश को सारी बात बता देता है। राजेश और सुरेश को पहली बार झटका लगा। वे तुरंत गांव पहुंचे। उन्होंने अपने घर को देखा तो हैरान रह गए। वो तुलसी का पेड़ जो हमेशा हरा भरा रहता था, वो आज सूखा पड़ा है। और रामलाल चारपाई पर लेटे हुए आंखों में अधूरी उम्मीद लिए। पापा, हम आ गए। अब क्यों आए हो बेटा? तुम्हारी माँ तो कब की चली गई। वो तुझसे मिलना चाहती थी। दोनों भाई फूट फूट कर रो पड़े। सुरेश ने पिता के पैर पकड़ लिए। पापा, माफ कर दो, हमने आपको अकेला छोड़ दिया। बेटा, माता पिता को बुढ़ापे में साथ चाहिए, पैसे नहीं। तुमने बहुत कुछ पाया, पर हमें खो दिया। बच्चों को पढ़ा लिखाकर उन्हें कामयाब बनाकर माँ बाप को आखिर क्या मिलता है? एक अलग कमरा और उम्र भर के लिए बच्चों के ताने कि आखिर तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। कुछ दिनों बाद रामलाल भी चल बसे। उनकी तस्वीर के नीचे एक पर्ची मिली जिस पर लिखा था, अगर बच्चों को पालना सिर्फ उनके भविष्य को बनाने के लिए होता तो माँ बाप कभी बुढ़ापे की लाठी का सपना नहीं देखते। दोनों भाई फूट फूट कर रो पड़े। दोनों भाइयों ने उस दिन कसम खाई कि वे अब किसी भी बुजुर्ग को अकेला नहीं छोड़ेंगे। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। माँ बाप तो जा चुके थे, बस पछतावा रह गया था।